देश में महिला आरक्षण कानून 2023 में लागू हो चुका है, लेकिन उसे लेकर राजनीतिक दलों के बीच हंगामा मचा हुआ है। उसमें संशोधन और नई सीटों के गठन को लेकर तरह तरह के झूठ गढ़े जा रहे हैं। 50% आबादी को इतने सालों से 50% जाने दे, 33% महिला आरक्षण के नाम पर भी लगातार गुमराह किया जा रहा है। चलिए मान लेते हैं कि राजनेताओं का दिल पसीज गया है और वो सच में महिला आरक्षण देने के पक्ष में है, लेकिन हाथ कंगन को आरसी क्या। 2023 में महिला आरक्षण कानून लागू करने वाले भाजपा समेत दूसरे राजनीतिक दलों ने पिछले लोकसभा चुनाव में केवल 9.6% महिलाओं को टिकट दी थी। जिस पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है, वहां तृणमूल कांग्रेस ने 18% महिलाओं को टिकट दी है और भाजपा ने केवल 10% महिलाओं को। सम्मान देने का, अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार दे के ही रहेंगे आगे। ये महिला बिल नहीं है, ये हिंदुस्तान का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है उसको बदलने की कोशिश है। ये हमने रोक दिया है। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है, लेकिन भारतीय राजनीति में ये सीमा कब की टूट चुकी है। 50% आबादी को दशकों तक सत्ता, संसदीय प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की प्रक्रिया से लगभग बाहर रखकर अब जब 33% महिला आरक्षण की बात होती है तो उसे एक ऐतिहासिक क्रांति की तरह पेश किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि ये क्रांति कागजों में है या जमीन पर। चलिए मान लेते हैं कि राजनीतिक दलों का दिल सच में पसीज गया है, वे सच में महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सच होता तो लोकसभा चुनाव में महिलाओं को टिकट देने का औसत 9.6% क्यों रहता? अगर ये सच होता तो संसद में महिलाओं की भागीदारी 13.6% क्यों होती, जो 2019 के 14.4% से भी कम है। ये कोई आकस्मिक गिरावट नहीं है, ये संरचनात्मक उदासीनता है। ये उस राजनीति का परिणाम है जहां महिला सशक्तिकरण भाषणों में तो केंद्र में रहता है, लेकिन टिकट बंटवारे की मेज पर सबसे आखिरी प्राथमिकता बन जाता है। और ये समस्या किसी एक पार्टी की नहीं है, ये पूरे राजनीतिक स्पेक्ट्रम की साझा सच्चाई है। पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य को ही देख लीजिए। तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में लगभग 18% महिलाओं को टिकट दिया, जबकि भाजपा केवल 10% पर अटकी रही। यानी जो दल नारी शक्ति के नारे सबसे जोर से लगाता है, वह व्यवहार में महिलाओं को सबसे कम प्रतिनिधित्व देता है। 2024 के आम चुनाव की तस्वीर तो और भी साफ और असहज करने वाली है। 543 लोकसभा सीटों में से 152 सीटों पर किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी महिला उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया। ये केवल एक आंकड़ा नहीं है, ये राजनीतिक मानसिकता का एक्सरे है, जहां आधी आबादी को चुनावी विकल्प के रूप में देखा ही नहीं गया। और सबसे बड़ा विरोधाभास ये था कि महिला आरक्षण विधेयक पास हुए 2024 में 1 साल भी नहीं हुआ था और उसी के बाद आम चुनाव हुए। लेकिन जमीन पर स्थिति लगभग जस की तस रही। भाजपा ने लगभग 16% महिलाओं को टिकट दिया, कांग्रेस 13% पर रही, बसपा 8% तक सिमट गई और आम आदमी पार्टी, जिसे व्यंग में कभी कभी आम पार्टी कहा जाता है, उसने तो एक भी महिला उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस राजनीतिक संस्कृति का विस्तार है जिसमें महिला मतदाता तो सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक होती है, लेकिन महिला उम्मीदवार सबसे कम भरोसेमंद निवेश मानी जाती है। लोकसभा में आज की तारीख में केवल 13.6% महिलाएं हैं। ये स्थिति दुनिया के कई लोकतंत्रों से काफी पीछे है। दक्षिण अफ्रीका की संसद में लगभग 46% महिलाएं हैं, ब्रिटेन में करीब 35% और अमेरिका में लगभग 29%। यानी जिन देशों को हम अक्सर पश्चिमी मॉडल कहकर खारिज कर देते हैं, वहां प्रतिनिधित्व की वास्तविकता भारत से कहीं अधिक संतुलित है। अब यहाँ एक असहज सवाल खड़ा होता है, क्या इन देशों में कोई जादुई सामाजिक परिवर्तन हुआ है या भारत में राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी है?
महिला आरक्षण की बहस अक्सर इसी जगह आकर अटक जाती है। इसे एक बड़े सुधार के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन जब बात वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी की आती है तो वही दल पीछे हट जाते हैं जो इस कानून का सबसे ज्यादा श्रेय लेते हैं। अगर राजनीतिक दल वास्तव में 33% प्रतिनिधित्व के पक्ष में होते तो उन्हें किसी कानून की जरूरत ही क्यों पड़ती? वे अपने टिकट वितरण में ही इसे लागू कर देते। लेकिन वास्तविकता ये है कि आरक्षण का समर्थन और उसका क्रियान्वयन दो अलग अलग दुनिया है। पहली दुनिया में मंच, भाषण और कैमरे हैं, दूसरी दुनिया में टिकट, सीटें और सत्ता का असली गणित। यहीं पर सबसे बड़ा राजनीतिक पाखंड उजागर होता है। महिला सशक्तिकरण एक सार्वभौमिक नारा बन चुका है, लेकिन उसका व्यवहारिक रूप बेहद सीमित और नियंत्रित है। राजनीतिक दल महिलाओं को प्रतीक के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन संरचना के केंद्र में नहीं। ये भी देखिए कि 2024 के चुनाव में केवल 13.6% महिला सांसद होने के बावजूद कोई बड़ा राजनीतिक संकट या आत्ममंथन नहीं हुआ, जैसे ये स्थिति सामान्य हो, जैसे ये कोई समस्या ही ना हो। असल सवाल ये है कि जब आधी आबादी को प्रतिनिधित्व ही नहीं मिलता तो लोकतंत्र वास्तव में कितना लोक और कितना तंत्र रह जाता है। और ये केवल संसद की बात नहीं है, राजनीतिक दलों के भीतर निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी महिलाओं की भागीदारी लगभग प्रतीकात्मक है। उम्मीदवार चयन समितियों से लेकर संगठनात्मक पदों तक अधिकांश जगह महिलाएं या तो अनुपस्थित हैं या सीमित भूमिका में हैं। विडंबना यह है कि चुनाव के समय वही महिलाएं हर दल के लिए सबसे निर्णायक वोटर बन जाती हैं। उनके नाम पर योजनाएं बनती हैं, वादे किए जाते हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब सत्ता साझा करने की बात आती है तो प्रतिनिधित्व का गणित अचानक पुरुष प्रधान हो जाता है। इस पूरे ढांचे में महिला आरक्षण एक ऐतिहासिक सुधार कम और एक राजनीतिक अनिवार्यता ज्यादा लगता है, जिसे वर्षों की आलोचना के बाद मजबूरी में स्वीकार किया गया, लेकिन व्यवहार में अभी भी अपनाया नहीं गया। अगर सच में राजनीतिक दल महिला सशक्तिकरण के प्रति गंभीर होते तो हर चुनाव में 33% से ज्यादा महिलाओं को टिकट देना एक सामान्य प्रक्रिया होती, न कि अपवाद। लेकिन अभी स्थिति यह है कि यह संख्या 8% से 18% के बीच घूमती रहती है, जैसे कोई राजनीतिक कंफर्ट जोन हो। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल कानून का नहीं, मानसिकता का है। कानून बन सकता है, लेकिन अगर राजनीतिक सोच वही पुरानी रही तो उसका प्रभाव सीमित ही रहेगा। भारत जैसे लोकतंत्र में जहाँ यत्र नारी पूज्यते जैसे श्लोक संस्कृति का हिस्सा हैं, वहाँ संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की इतनी कम भागीदारी एक गहरी विडंबना है। ये विडंबना केवल राजनीतिक नहीं, सामाजिक भी है। और इसलिए ये सवाल बार बार लौटता है, तो क्या आप सच में महिला आरक्षण के पक्ष में हैं? लगता तो यही है कि ये भी सिर्फ एक और राजनीतिक वादा है, जिसे मंचों पर जोर से बोला जाता है, लेकिन सत्ता की किताब से उस पन्ने को हटा दिया जाता है।